हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक पांडे। ईएलएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर का जो यूज है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। मतलब वेक्टर जो है पूरे फिजिक्स के अंदर यूज किया जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई मेंस की या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए वेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वेक्टर, चूंकि वेक्टर के बिना आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते हो, तो हम लोग एक इजी वे में और बहुत आसान तरीके से आप सबके लिए वेक्टर की शुरुआत करेंगे। और ये जो इसका जो बेनिफिट है वो सारे स्टूडेंट उठा पाएंगे जो भी 11th क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखिए इस वीडियो को और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो वेक्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग जानते हैं वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटी होता है जिसको हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, चाहे लेंथ हो या टाइम हो या वॉल्यूम हो या फिर फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो। ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि किस क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। those quantities which can be measured, which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे किसी बॉडी की स्पीड को मेजर करना होगा तो हम मेजर कर सकते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी का अगर हम टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये केल्विन या डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी मेजरेबल है, और इसको हम लोग किलोमीटर में या फिर मीटर में मापते हैं या फिर सेंटीमीटर में मापते हैं या फिर मिलीमीटर में मेजर करते हैं। यानी कि ये भी क्वांटिटी मेजरेबल है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, स्पीड की बात कर लिए, वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी। उसके बाद कॉमा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। करंट, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। करंट हो गया, लीनियर मोमेंटम, यानी कि इतने सारी क्वांटिटी है जिसको लिख पाना काफी मुश्किल होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अगर मान लो कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी, ऐसी क्या चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी एग्जांपल है। जैसे मान लो किसी की इमोशन का अगर मेजरमेंट करना होगा आपको, क्या इमोशन को मेजरमेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं।
क्या आप लव को मेजरमेंट कर सकते हो? ये भी नहीं। अब पता नहीं कितना करते हो या कितना नहीं कर पाओगे, ये इसका कोई डेफिनिट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या फिर कोई मेजरमेंट करने का इसका यूनिट नहीं बना है कि आप कितना इमोशनल हो, कितना आप किसी से प्यार करते हो, या फिर कितना किसी से नफरत करते हो। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीजों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में नहीं रखते। फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी में उसी फिजिकल क्वांटिटी को वही चीज बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये जितने सारे क्वांटिटी हमने लिखी है, ये सब मेजरेबल है, ये आसानी के साथ इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेनली दो प्रकार की होती है। फिजिकल, इसको मिटाते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, देखिए इधर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। These are the physical quantity which, देखिए ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, लिखेंगे These are the physical quantities which only required magnitude to describe। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सपोज कीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा, इसके अंदर आएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके मल्टीप्लाई में रहेगा आपका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर के पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड बनता है। सपोज करो मैं अगर लिखना चाहूं, तो अगर मैं टेम्परेचर लिखना चाहूं, किसी बॉडी का टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो देखिए ध्यान से, ये जो 500 है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया आपका, और जो केल्विन है वो आपका यूनिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, जो आसानी के साथ हम लिख दें। अगर मैं किसी का टाइम लिखना चाहता हूं, कोई भी टाइम लिखना चाहता हूं कि अभी मान लो अभी रात का लगभग 12 बजा है, तो मैं लिखूंगा, या फिर 11:30 हुआ है तो मैं लिखूंगा 11:30 PM।
11:30 PM, ये आपका 11:30 जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो पीएम जो है आपका यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मतलब एक्चुअली मतलब पीएम एक ऐसा यूनिट नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि ये दोनों मिल करके हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको लिखने के लिए हमें किसी दूसरे चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैं गाड़ी चला रहा हूं जिसका स्पीड है 30 km/h, तो मुझे इसके अंदर डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा सीधा स्पीड बता दूंगा उसका कि 30 km/h है। अगर मुझे बताना पड़े कि 90 km/h है, 90 km/h है, तो भी मुझे डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी है या कोई भी व्हीकल है, वो जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, तो डिस्टेंस को हमने लिखा, देखिए 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो किलोमीटर जो है वो है आपका यूनिट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर के पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड बनता है। तो इसलिए डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, इसमें किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको डिफाइंड करने के लिए, या फिर जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसका वर्णन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता पड़ती हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसको बेटा अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आगे आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ लिए स्केलर क्वांटिटी, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, दिस आर द फिजिकल, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द फिजिकल quantities which are required both magnitude as well as direction to describe। एक और पॉइंट इसके अंदर हम लोग नोट करेंगे, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर की भी आवश्यकता पड़ती हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और एक और चीज है, अगर वो वेक्टर है ना, अगर वो वेक्टर है तो इट मस्ट बी फॉलो द parallelogram law and triangle law of vector addition। okay, so we will write here the vector quantity, the quantity या the physical quantities which obey triangle law and parallelogram law and
पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच ओबे ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके साथ साथ इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। सपोज करो मुझे एक दरवाजा खोलना है तो मुझे एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर दरवाजा बंद करना है तो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स को लगाने से पहले आपके दिमाग में डायरेक्शन आएगा कि मैं फोर्स लगाऊं किस डायरेक्शन में। तो ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसको आप डिफाइंड करोगे, जिसको आप डिस्क्राइब करोगे, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के ही साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और साथ ही साथ वो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये बोल देना पर्याप्त नहीं होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि आपको ये भी उसके अंदर ऐड करना होगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ हो और पैरेललोग्राम लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स। फोर्स अगर मैं लिखूंगा फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन ईस्ट। तो मुझे ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया पूरा और ये आपका डायरेक्शन हो गया। यानी कि इसके अंदर दो चीज है, एक है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा है आपका डायरेक्शन, दूसरा आपका डायरेक्शन। तो फोर्स को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें कुछ इसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा इसके सिंबल में, ताकि इसके अंदर डायरेक्शन भी ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट जब मैं स्केलर क्वांटिटी लिख रहा था तो उसके सिंबल के अंदर मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज ऐड नहीं किया था, बट वेक्टर क्वांटिटी को कुछ अलग तरीके से शो करना पड़ता है ताकि ये पता चल जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो करोगे आप बोल्ड फेस। बोल्ड फेस, बोल्ड फेस कैसे करोगे कि जैसे मान लो अगर मुझे फोर्स लिखना है तो फोर्स लिखोगे तो ये तो सिंपल फोर्स लिखोगे, लेकिन आप इसको मोटा थोड़ा करोगे। आप इसको क्या कर दिए, मोटा। तो ये एक मोटा होने के कारण ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगा, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दूसरा तरीका है इसको वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए कि अगर फोर्स लिख रहे हो आप तो इसके ऊपर एक एरो लगा दो। ठीक है, ये एरो बताएगा ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा और इसके अंदर बात करेंगे, मैं पहले लिख लेता हूं फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट। अगर मैं ऐसा लिख देता सिर्फ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट तो ये पूरी तरह से गलत होता, ये पूरी तरह से क्या होता, रॉन्ग होता। जब तक से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऐड कर दिया तो यहाँ पर एक एरो लगाना पड़ेगा। और एरो की कहानी पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ी सी और फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हो गया आपका, ऊपर में थोड़ा सा एक लाइन मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है, अगर मैं एस से डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा हूं तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी को लिखने के लिए v
और एरो लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेलरेशन को जब लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं जब, तो उसके लिए सिंबल का यूज करते हैं ए और इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, एरो का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक एरो हो गया, ये हमारे पास एक एरो हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये एरो का लेंथ बताता है, मतलब किसी क्वांटिटी का वैल्यू बताता है। ठीक है, मतलब अगर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं 10 मीटर, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, सपोज करो मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने 10 डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैं सिंबल यूज किया एस बराबर 10 मीटर ईस्ट, इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो एरो बता रहा है ना, एरो का जो लेंथ है ये बता रहा है कि भैया ये 10 है, ये 10 मीटर है, और जो हेड बता रहा है ना, इसका हेड देखिए, ये जो हेड बता रहा है ना, हेड, ये हेड बताता है डायरेक्शन, ये हेड डायरेक्शन का जानकारी देता है। ठीक है, डायरेक्शन का जानकारी देता है हेड, और ये जो इसका टेल वाला पार्ट है, मतलब ये एरो जो लेंथ है, एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है कि वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे फोर्स बराबर 10 न्यूटन लिखना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं। ठीक है, 10 न्यूटन लिखना है, फिर चलो मैं लिख 10 न्यूटन ईस्ट, तो मैं इसको ऐसा ना लिख करके मैं एक काम करूंगा कि अपने स्केल से ऐसा मान लूंगा कि 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो 1 न्यूटन के बराबर आएगा। इस तरह से हम लोग पूरा स्केल से लेकर के यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर मेजर कर देंगे, मतलब एक 10 सेंटीमीटर का एरो बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका 10, और ये आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया ये, तो डायरेक्शन मतलब ईस्ट, और ये मैग्नीट्यूड, यानी कि जो एरो का लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, यानी कि लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट, लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड of physical quantity, magnitude of physical quantity, and head represents the direction, and head of arrow represents the डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम समझ गए कि एरो जो होता है, एरो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसे किसी सिंबल के ऊपर अगर हम एरो लगा देंगे, इसका मतलब वो सिंबल वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज हम ऐसे एरो नहीं यूज करेंगे। और एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और हेड जो है वो डायरेक्शन बताता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम हर जगह इतना लंबा लंबा लाइन लिखेंगे, अगर 100 न्यूटन एक्सप्रेस करना होगा तो मुझे तो बहुत बड़ा लाइन खींचना होगा। तो हम लोग ये सब टेंशन नहीं लेते, हम लोग एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं वेक्टर को लिखने के लिए। मैं लिख दूंगा ऐसा सिंपल, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं सिंपल ये यूज करूंगा। भाई ये जो एरो है ना, ये बताएगा लेंथ और ये बताएगा डायरेक्शन, यानी कि लेंथ बताना है और डायरेक्शन बताना है, और ये वेक्टर क्वांटिटी एफ है। तो इसके एफ का मैग्नीट्यूड भी बताना है आपको और डायरेक्शन भी बताना है। इसलिए ये जो 10 है ना,
ये 10 आपका मैग्नीट्यूड बता दिया और ईस्ट जो है वो डायरेक्शन बता दिया। अब लंबे लंबे लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पर एक्सप्रेस कर चुके हो कि भाई ये 10 ही है। ठीक है, तो हम लोग लंबे लंबे ऐसे एरो नहीं ड्रॉ करेंगे, सिंपल तरीका यूज करेंगे। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा एस बराबर 20 मीटर नॉर्थ ऐसा लिखूंगा, ठीक है, या फोर्स बराबर 200 न्यूटन वेस्ट। इस तरह से मैं डायरेक्शन भी लिख दिया और मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और एक छोटा सा एरो यूज किया। चूंकि मैं इस एरो के बदले में 200 लिखा हूं और हेड के बदले में वेस्ट लिखा हूं, तो यहां पे हो गया भाई जो एरो जो कि लेंथ इंडिकेट कर रहा था वो इसका 200 मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर दिया, और जो हेड जो कि डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था वो यहाँ पर डायरेक्शन शो कर दिया। तो इस तरह से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इस वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख सकता हूं। तो किसी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसका मॉडुलस लेना पड़ता है। मॉडुलस का मतलब जैसे मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो अगर मैं एरो लगा करके और इस एरो को एक मॉड के रूप में बंद कर दूंगा तो मुझे नॉर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मैं लिखूंगा 20 मीटर। ठीक है, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। अगर मुझे फोर्स लिखना होगा, फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो एरो लगा करके इस तरह से मैं लिख सकता हूं 200 न्यूटन, या फिर आप सिंपल सिर्फ एस बराबर लिख सकते हो 20 मीटर, या फिर एफ बराबर लिख सकते हो आप 200 न्यूटन। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि आप मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का लिखना होगा तो पहले आप सिंबल को मॉडुलस लगा करके लिख दो। अगर आपकी इच्छा है कि ऐसा ना लिखूं तो आप सिंपल एस यूज करके आप लिख सकते हो कितना 20 मीटर। सिमिलरली फोर्स का अगर मॉडुलस लिखना चाहते हो तो इस तरह से रहेगा, अब वेक्टर मत हटाना यहां से और मॉड पूरा पूरा लगा देना एफ के साथ, और इसको लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोल्ड लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोल्ड लेटर इज ओनली फॉर वेक्टर क्वांटिटी, बट आप मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ लिखना चाहते हो तो बोल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, मॉडुलस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ सिंपल एफ लिख करके 200 न्यूटन लिख दो। डेटा जो है आपका सफिशिएंट तरीका से एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर का नोटेशन हम लोग देखते हैं कि कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो, एक उसके सिंबल के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है। अदरवाइज एरो नहीं लगेगा, सारे क्वांटिटी पे एरो नहीं लगेगा, जो वेक्टर होगा उसी पे लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पे एरो लग गया, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा, जो कि आपने किया है। ठीक है, अगर आप वेक्टर को आप स्केलर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप सिंपल मॉडुलस का यूज करोगे और मॉडुलस का यूज करके सिंपल तरीके से लिख दोगे। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो यहाँ पे। उसी तरह से अगर आप सिंपल चाहते हो कि मैं मॉडुलस ना लिखूं, तो आप वेक्टर भी मत लिखो और सिंपल एस और एफ इज इक्वल टू इतना इतना कर सकते हो आप। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग को वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं। बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट वो मतलब स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में आता है, मतलब हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जैसे सपोज करो मैं एक लिखता हूं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं करंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब प्रेशर, ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके पास डायरेक्शन भी होता है अपना।
लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो फिक्स होता है कि भाई इसी डायरेक्शन में लगेगा, 100% फिक्स होता है। तो ये ऐसी क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। these quantities do not obey the law of vector addition. law of वेक्टर एडिशन मतलब ये वेक्टर एडिशन को के बनाए हुए लॉ को ये फॉलो नहीं करती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। दैट इज वाई these quantities considered as tensor quantity, considered as tensor quantities। बट टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में तो है नहीं, 11-12 के सिलेबस में नहीं है टेंसर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग इसको जो है एज अ स्केलर स्टडी करते हैं। ठीक है, वी स्टडी एज अ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ही बिहेव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने टेंसर क्वांटिटी भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि जो टेंसर क्वांटिटी है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं और इसको हम लोग एज अ स्केलर क्वांटिटी ही बिहेव करते हैं और स्टडी करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर, देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक लिख रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू जैसे मैं कोई फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा हूं इस तरह से। देखिए ये है हमारा F1, ठीक है, और ये हमारा F2, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा इसको शिफ्ट करना तो मैं शिफ्ट करते समय यह ध्यान दूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, जिसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है कि जब मैं किसी वेक्टर का बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए मैं कहीं भी शिफ्ट कर देता हूं, उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो क्या मैं इसको उठा करके मैं यहां पे रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं इसको, ठीक है। बहरहाल मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं ये बता देता हूं आपको कि ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। चूंकि डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों वेक्टर को मैं बोल दूंगा कि भाई F1 वेक्टर और F2 वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं लिखूंगा यहां पे F1 वेक्टर पैरेलल F2 वेक्टर, ठीक है ना, मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में आपने ध्यान दिया कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लिखेंगे यहां पे 2 और more vectors are
parallel if all vector have same direction maybe have different magnitude दोनों पैरेलल वेक्टर, कितना ही वेक्टर पैरेलल हो सकता है। सपोज करो मैं एक वेक्टर ऐसे बना दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे बना दिया, तीसरा वेक्टर ऐसे बना दिया, चौथा वेक्टर ऐसे बना दिया, पांचवा वेक्टर ऐसे बना दिया, छठवां वेक्टर ऐसे बना दिया। ऐसे बहुत सारे मैं वेक्टर बना सकता हूं, बट आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसका सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये सारे वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं। ऑल आर पैरेलल वेक्टर, ये सारे के सारे कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं दूसरा टाइप, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर जिसे देखिए, एक वेक्टर मैं ऐसा बना दिया और दूसरा वेक्टर मैं ऐसा बना दिया, तभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है बेटा। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसके मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा, इसका डेफिनेशन, टू और मोर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल if they have opposite direction and it may have different magnitude, ठीक है ना। इसके दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं यहां पे एक वेक्टर बनाता हूं जिसका नाम देता हूं मैं F1, और एक ऐसा वेक्टर बना दूं जिसका मैं नाम दे दूं F2, तो मैं लिखूंगा यहां पे F1 वेक्टर ऑपोजिट टू F2। भाई F1 जो है F2 के अपोजिट है और F2 F1 के अपोजिट है, तो ये दोनों जो है ना एंटी पैरेलल वेक्टर ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। मुझे लगता है कि आप दोनों तरह के वेक्टर को सीख गए होंगे। अब मैं थर्ड वेक्टर बनाता हूं जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसको रब कर देता हूं, इक्वल वेक्टर। तीसरा वेक्टर हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, नीट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सारे लेवल क्वेश्चन करेंगे, इवन आपके बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे हम लोग वेक्टर के ऊपर। तो अच्छे से ध्यान दे करके देखिए आप लोग। थर्ड टाइप की जो वेक्टर है इसका नाम है आपका इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होगा कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो,
यहां पर देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। लिखेंगे इफ टू और more than two vectors are equal if they have equal magnitude and डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज कीजिए मैं कैसे लाइन खींच देता हूं ताकि मुझे इक्वल वेक्टर बनाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको मैं F1 बोल देता हूं, इसको मैं F2 बोल देता हूं, इसको मैं F3 बोल देता हूं और इसको मैं F4 बोल देता हूं, तो चारों वेक्टर जो है ना, ये ऑल फोर वेक्टर्स आर इक्वल। ये चारों के चारों वेक्टर क्या है? इक्वल है, बिकॉज चारों के पास सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर है, इसका लेंथ दोनों बराबर है, इसका लेंथ दोनों बराबर है। मतलब चारों का लेंथ एक दूसरे के बराबर है और चारों का डायरेक्शन एक दूसरे के सेम है, इसलिए हम चारों को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आप लोग को और समझाता हूं। हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है 3 तक कर दिए हैं, 4 नंबर, चौथा नंबर कंकरेंट वेक्टर। इसका दूसरा नाम है को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, कंकरेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर। देखिए अगर मान लो एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ऐसे निकल रहा है F1, एक वेक्टर ऐसे निकल रहा है F2 और एक वेक्टर जो है इस तरह से निकल रहा है F3 और एक वेक्टर इस तरह से निकल रहा है F4 और एक वेक्टर इस तरह से निकल रहा है F5। ऐसे बहुत सारे वेक्टर निकल रहे हैं, लेकिन देखिए यहां पे सारे वेक्टर का एक कॉमन टेल है, मतलब इसी पॉइंट से सारे वेक्टर निकले हैं। तो अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। इफ टू और more vector have same initial or starting point are called concurrent और को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो है
F1 F2 F4 देखिए यहां पर लिख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट F1 वेक्टर कॉमा F2 वेक्टर कॉमा F3 वेक्टर कॉमा F4 वेक्टर and A5 vector are concurrent vectors। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। उसके बाद एक और वेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। पांचवा आता है कोप्लेनर वेक्टर। देखिए को मतलब होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है जिसका प्लेन सेम हो। ठीक है, जिसका प्लेन सेम हो। प्लेन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं प्लेन के बारे में बात करूं तो देखिए ध्यान से, एक हमारे पास शीट है ऐसे, ठीक है ना, एक हमारे पास ऐसा शीट है तो मैं इसको एक प्लेन बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं इस प्लेन के बाहर में कोई चीज रखता हूं ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर अंदर के डायरेक्शन में ऐसे, तो ये प्लेन के बाहर है। अगर मैं कोई चीज इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं तो ये प्लेन के अंदर है। देखिए ये समझाते हैं आपको। जैसे मैं एक वेक्टर को, देखिए यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर को समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं, एक सेकेंड। आप लोग आराम से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जो है ना आराम से ही पढ़ी जाती है। जल्दीबाजी में पढ़िएगा कोई फायदा नहीं, तो आराम से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा। देखिए कोप्लेनर वेक्टर, जैसे मान लो मैं एक वेक्टर यहां बनाता हूं, ठीक है, सपोज करो ये S1, और एक मैं ऐसे बनाता हूं, इसको मान लेते हैं S2। तो देखिए दोनों एक ही प्लेन में। अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर बना दूं S3 जो प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब आउटवर्ड, ये अलग एक्सिस हो गया भाई साहब, ये प्लेन के बाहर हो गया। अगर मैं कोई ऐसा ड्रॉ करता हूं तो प्लेन के बाहर हो जाएगा, तो ये इस प्लेन में नहीं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। लेकिन S1 एंड S2 जो होगा वो कोप्लेनर वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का एक ही प्लेन है। जैसे मैं एक्स एक्सिस, यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, तो एक प्लेन होता है ये। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अगर मान लो कोई भी दो एक्सिस है ना, वो एक प्लेन में होगा। सपोज करो, मान लो कि हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं, देखो जैसे मैं एक प्लेन लिया हूं, ठीक है ना, ये प्लेन है, मैं एक इधर एक्सिस बना दूं और एक ऊपर बना दूं, ठीक है, तो ये एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा प्लेन बना, मतलब एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जो इस डायरेक्शन में है, ये प्लेन से बाहर हो गया। लेकिन कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन में आ सकता है। जैसे कैसे, सपोज करो मान लो ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, तो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो देखिए दो प्लेन में आ गया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा, ये दोनों नीचे वाले प्लेन में आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये देखो दोनों प्लेन में आ जाएंगे। मतलब कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। ठीक है, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, है ना, और लिख सकते हैं एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। मैं लिख सकता हूं यहां पे एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखिए इफ टू वेक्टर्स, if टू और, देखिए ध्यान से, if टू और more vectors lies on the same plane, are called कोप्लेनर वेक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में। सपोज करो, देखो यहाँ पे S1 and S2 are in the same plane, that's why we can say that S1 and S2 are the coplanar vectors. This is for you, you can take it as a notes. Any two vectors are always coplanar. किसी भी दो वेक्टर को हम लोग एक प्लेन में कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो हमारे पास अभी अभी मैंने दिखाया आपको कि हमारे पास ये तीन वेक्टर है, इस तरह से मैंने रख दिया। मैं चाहूंगा ना तो किसी भी दो वेक्टर को एक प्लेन में कर सकता हूं। देखो कैसे, जैसे मैं प्लेन को ऐसा रख दूं तो देखो ये दो वेक्टर प्लेन में आ गए। अगर मैं प्लेन को ऐसा रख दूं, ऐसा, तो देखो ये दोनों एक प्लेन में आ गए। अगर मैं प्लेन को ऐसा रख दूं तो देखो ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे। ये देखो ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे, ये बाहर निकलता रहेगा, ये दोनों प्लेन में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दो वेक्टर, मतलब कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोग को। बच्चों अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। ठीक है, तो नेक्स्ट है आई थिंक 6 टाइप के वेक्टर, बस 6 नंबर पे है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इफ लिखेंगे यहां पर, इफ द वेक्टर having only one magnitude, only one मतलब यूनिटी, यूनिटी मैग्नीट्यूड are called unit vector, are called unit वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसे मान लो मैं एफ वेक्टर को लिखता हूं, तो यदि इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो मैं इसको यूनिट वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 और इसके साथ आता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या आता है? डायरेक्शन। बट ये हट जाएगा यहां से। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, सपोज करो मैं यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर मुझे ये यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और इसी का मैग्नीट्यूड में लिखूंगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। हम लोग सीखेंगे कि इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं और इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, वो तो बात की बात है। बहरहाल यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि अगर मान लो कोई भी है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका मतलब वेक्टर ए और डिवाइड बाई इसी का मॉडुलस। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर मैं एस वेक्टर लिखता हूं, एस कैप, तो मैं लिखूंगा वेक्टर एस डिवाइड बाई एस का मॉडुलस। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर का। एक 7 नंबर होता है आपका जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर having zero magnitude, the vector having zero magnitude are called zero vector, are called zero vector और null vector। बोलो सर जीरो मैग्नीट्यूड कैसे हो गया? तो देखो अगर मैं एफ नेट लिखता हूं तो एफ नेट का मतलब होता है बहुत सारे फोर्सेस को जोड़ करके जो वैल्यू आएगी ना उसको हम लोग बोलते हैं एफ नेट। जितने सारे फोर्स हैं उसको जोड़ करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं एफ नेट। तो देखिए अगर मान लेते हैं इन तीनों फोर्स को जोड़ने के बाद जीरो आ जाए
अगर इन तीनों फोर्स को जोड़ने के बाद जीरो आ जाए, इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर तीनों फोर्स को जोड़ने के बाद जीरो आ जाए तो इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चूंकि ये एफ फोर्स है और जीरो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब इस तरह से इस तरह की क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग जीरो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा लास्ट मैं बताता हूं, लास्ट टाइप के वेक्टर मैं बताता हूं, जिसका नाम है आपका अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, अनइक्वल या ऑपोजिट वेक्टर लिख लीजिए, ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसा है, देखिए ध्यान से, या इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। देखिए अगर मान लेते हैं एक हमारे पास मैग्नीट्यूड ये, सपोज करो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है A1, ठीक है ना, और इतना ही मैग्नीट्यूड का मैं एक और वेक्टर बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा A2। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से A1 और A2 का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा वेक्टर A बराबर माइनस वेक्टर A2, A1 बराबर वेक्टर माइनस A2। तो इसका डेफिनेशन मैं क्या बनाऊंगा, नेगेटिव वेक्टर का मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं और नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन बना के दे देता हूं आप लोग। देखिए ध्यान से, इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are negative, if two vectors are negative, then their magnitude is equal and direction is opposite, so these vector are called negative vector। ठीक है, सपोज करो मान लो मुझे, अगर मैं वेक्टर ए दिखाता हूं कि भाई वेक्टर ए मेरा इधर है 10 न्यूटन का है, अगर मैं इसी का नेगेटिव दिखाना चाहता हूं कि ए बराबर -10 न्यूटन, ए बराबर -10 न्यूटन, तो मुझे इतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, जो मैं इसका और इसका बराबर कर दिया और इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, तो ये -10 न्यूटन हो गया। अगर ये वेक्टर ए बराबर 10 न्यूटन है तो ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये ए बराबर -10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक वेक्टर का जो टाइप्स है वो खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत आप लोग को पसंद आया होगा। मुझे उत्साह बढ़ाइए और मुझे प्यार दीजिए अपना, और मेरा जो मेहनत है आपके जीवन में काम आए, मैं यही आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।